नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार पर। कैसे हैं आप? रोजगार विद अंकित पर कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग बात करेंगे इतिहास की, और इतिहास में हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजर साइट, महत्वपूर्ण स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के। हमारा बचा हुआ है थोड़ा सा, 10-15 मिनट का बचा हुआ है। फिर आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ मेजर साइट हम पढ़ लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आप सभी को आभार, अभिनंदन। हम लोग सारी चीज़ों पर बात करेंगे, और ये क्लास आपके एप्लीकेशन पर है, तो हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों पर चर्चा करते हुए चलेंगे। हालांकि इसको हम पढ़ेंगे, ये आज का टॉपिक है, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमने कल पढ़ा था, ये हमारा लास्ट, ये हमने सैटरडे में पढ़ा था ना, सैटरडे की हमारी क्लास है। सैटरडे में हमने जो पढ़ा था, हम उसको भैया यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे कि सैटरडे में जो हमारा बच गया था, सैटरडे में जो हमारा बच गया था उसके बारे में मैं बात करूंगा। जैसे कि हमने पढ़ा था लोथल, हमने लोथल पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं। आप लोग ध्यान रखना कि अगर मैं हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा, ये मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर मैं हाथ से लिखकर पढ़ाता हूँ तो बहुत लंबा समय जा रहा है ना, क्योंकि हम खत्म ही नहीं कर पा रहे हैं। और मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ तो वो ज़्यादा हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं आपको हाथ से लिखकर पढ़ाऊँ या पीडीएफ से। अभी एक पोल में आपके सामने आएगा, एक पोल। चलिए, तो मैं जो है, आप लोग मुझे बताइए कि मैं हाथ से लिखकर पढ़ाऊँ या पीडीएफ से। जैसे आप कहोगे, आप मेरे सर्वे सर्वा हैं, आप मेरे प्यारे छोटे भाई बहन हैं, तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें कराता हुआ चलूंगा। वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस तो आ रही है। बताइए, किसी को कोई समस्या यहाँ पर है? जैसे आप लोग कहेंगे, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे ही किया जाएगा। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोग मुझे बताएं। हालांकि मैं पीडीएफ भी लेकर आया हूं, मैं पीडीएफ भी लेकर आया हूं। जैसे कि बनावली की बात कर रहे थे, क्योंकि हमने 5 वहां पर पढ़ लिए थे, हम यहाँ पर बात करेंगे। हम बात करेंगे बनावली की। अब मैं आपको याद भी कराता हुआ चलूंगा कि बनावली, बनावली जिसकी खोज 1973-74 में होती है। बनावली जो कि भैया कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। तो आप कहेंगे कि बनावली हरियाणा में पड़ता है, और इसकी खोज आर एस विस्ट के द्वारा की जाती है। रविंद्र सिंह विस्ट के द्वारा बनावली की खोज की जाती है 1973-74 में। हालांकि ऑप्शन में 1973 आता है, तो फिर मैंने 74 क्यों लिखा? अब आप लोग कहेंगे सर आपने 1974 क्यों लिखा है? उसके पीछे का कारण यह है कि कहीं कहीं 1974 भी दिया हुआ है। तो आप कहेंगे बनावली जो हरियाणा का एक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कहां से प्राप्त हुआ? हरियाणा में खोजा गया, रविंद्र सिंह विस्ट के द्वारा, आर एस विस्ट के द्वारा। कौन सी नदी के किनारे पर? द्वसदती नदी के किनारे पर, जो कि सरस्वती के नाम से जानी जाएगी, घग्गर नदी के नाम से जानी जाएगी। इसे घग्गर नदी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो आप कहेंगे भैया इसे घग्गर नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी भी लिखा जाता है, जो सरस्वती नदी के सहयोग के रूप में जानी जाएगी। तो कहीं कहीं तो घग्गर नदी है, कहीं सरस्वती नदी है, कहीं द्वसदती नदी है। इसका मतलब क्या होता है? एक ही हो जाता है। इसका मतलब क्या है? एक ही है। तो आप लोग याद रखना कि ये द्वसदती नदी के किनारे पर 1973 में रविंद्र सिंह विस्ट के द्वारा बनावली की खोज की गई। अब बनावली से क्या मिला है? बनावली से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं? आप कहेंगे कि सर बनावली से हाथी के दांत प्राप्त हुए, कि आइवरी, आइवरी जो हाथी के दांत कहलाते हैं, ये कहां से मिले हैं? तो आप कहेंगे बनावली से। कंघी जिसे कॉम्ब कहते हैं, ये कहां से प्राप्त हुआ? बनावली से। जौ के दाने कहां से मिले? वारले कहां से मिला? बनावली से। मिट्टी का हल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भैया मिट्टी का हल जो खिलौने के रूप में प्राप्त हुआ था, किले प्लो, यानी कि एज ए टॉयज ये प्राप्त हुआ है। मिट्टी का हल कहां से मिला था? मिट्टी का हल कहां से मिला था? आप कहेंगे भैया बनावली से। अब आप लोग मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा, मैं याद भी करा दूंगा आपको, और पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी।
पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, मैं एडवांस में पीडीएफ देता हुआ चलूंगा, जैसे जो मैं आज पढ़ा रहा हूं और जो कल पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ मैं आज ही दे दूंगा। जो कल होगा उसकी पीडीएफ आज मिल जाएगी, इसका मतलब आप नोट्स बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग लिखने पर कम फोकस करें, समझने पर ज्यादा फोकस करें। बनावली की बात कर रहे हैं, बनावली कहां खोजा गया? हरियाणा में। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। कौन सी नदी के किनारे? द्वसदती नदी के किनारे। द्वसदती नदी के किनारे। क्या क्या मिला? हाथी के दांत, कंघी और भैया जौ। जो जौ के दाने हैं जिसे बारले कहते हैं। मिट्टी का हल कहां से मिला? मिट्टी का हल कहां से मिला है साथियों? आप कहेंगे भैया बनावली से। कहां से? बनावली से। मैं पोल करवा लेता हूं, हैंड और पीडीएफ। एक पोल कर देना भाई। ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट रहने दो बस, और ऑप्शन ए लिख दो हाथों से, हैंड रिटन। चलिए, ये आप लोगों ने लिख लिया। कालीबंगा की मैं बात कर लेता हूं। कालीबंगन कह लें, कालीबंगा कह लें, ये घग्गर नदी के किनारे पर राजस्थान में प्राप्त हुआ है। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज कर दी। क्या कर दी जी? खोज हो गई। कि खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। लेकिन बीके थापर ने 1960 में इसका उत्खनन कराया था। क्या कराया था? उत्खनन, यानी कि खुदाई कराई थी। क्या कराई थी जी? खुदाई। खुदाई मतलब माइनिंग कराई थी। क्या कराई थी जी? माइनिंग कराई थी। ये चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। जल्दी से मुझे बताइए कि कालीबंगन की खोज, कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की जाती है, घग्गर नदी के किनारे पर, जो राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगन कहां पड़ता है? कालीबंगन कहां पड़ेगा? तो आप कहेंगे भैया, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है, रहने दो इतना ही। अब बात करेंगे राजस्थान से। इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगन या कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। यानी कि ये भैया किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी से बने हुए बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे ब्लैक वेंगल्स यानी कि काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है। जुते हुए खेत और चूड़ियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। और ये किसके लिए फेमस है कालीबंगा? तो मिट्टी के बर्तनों के लिए। मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है। मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे भैया कौन प्रसिद्ध होगा जी मेरे साथियों? आप बताइएगा, जल्दी से मुझे बताएं। हैंड से भैया, पीडीएफ से 48 आपके पास ये दिख रहा होगा ना। देखिए यहां पर है आपके पास, हैंड से हैं 46, पीडीएफ से हैं 48। और चलिए, तो हैंड रिटर्न कर लेते हैं क्योंकि आप लोगों को समस्या हो जाएगी। चलिए भाई हैंड रिटर्न कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर बनावली लिख देता हूँ। बनावली तो आपने लिख ही लिया होगा, ये भी आप लोग लिख लीजिए। कालीबंगा है ना, इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे आगे हम लोग चलते हैं, कालीबंगा से आगे हम लोग चल लेंगे। ठीक है, ये वाला आपने पढ़ लिया। ये कालीबंगा को मैं और कंप्लीट करा देता हूँ, फिर मैं आप लोगों के आ जाऊंगा हैंड से। ठीक है, कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ था? तो 7 हवन कुंड प्राप्त हुए थे। कि कालीबंगा से भैया जुते हुए खेत प्राप्त हुए थे। ठीक है, जुते हुए प्राप्त हाथ से ही लिखेंगे। ठीक है जी। चलिए, अब बात करेंगे कि सर कैमल वॉर्म्स कहाँ से मिली थी? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो कालीबंगा से ही ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। कि भैया अब कैसे पता चला कि अर्थक्वेक आया होगा, भूकंप आया होगा? तो कुछ जो जगह थी वो जमीन में घुसी हुई थी, कुछ बिल्डिंग, कुछ घर, इमारत गिरी हुई थी, जिससे ये पता चल रहा था कि अर्थक्वेक आया था, कि अर्थक्वेक आया था। ठीक है, चलिए बात करेंगे लकड़ी की बनी हुई नालियां, वुडन गटर कहां से मिले थे? तो कालीबंगा से। कहां से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे, बहुत महत्वपूर्ण है। और एविडेंस ऑफ फ्यूनरल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भैया अंत्योष्टि संस्कार, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं, या भैया
अंत्योष्टि संस्कार कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। इनको आप लोग लिख लीजिए यहां तक। फिर मैं ये हाथ से लिखकर पढ़ा देता हूँ रोपड़ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, किसी को दिक्कत हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं, मैं हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा सारा, ठीक है। छोड़िए, क्योंकि आपको याद कराना, मेरा पर्पस आपको याद कराना है, ठीक है। मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराना है और आपको नोट्स बनवाने हैं अच्छे से, ठीक है जी। चलिए यहां तक आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपकी हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगा 8वें नंबर से रोपड़ से, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग लिख लेंगे क्या, मुझे बताएं, क्या यहां तक आप लोग लिख लेंगे? जल्दी जल्दी से बता दीजिए। ये पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, इसी पीडीएफ के नीचे मैं आपको दे दूंगा। चलिए यहां तक हम लोग बात करेंगे, रोपड़ से हम पढ़ते हैं। कहां से? रोपड़। आप कहेंगे भैया रोपड़, रोपड़ की खोज कहां पर होती है जी? रोपड़ की खोज कहां पर होती है, जल्दी से बताइए कि सर जो रोपड़ है, रोपड़, इसकी खोज कहां हुई है, कब हुई है, कौन करता है? रोपड़ की खोज के बारे में बात करेंगे। रोपड़ की खोज भैया कब हो जाती है? 1953 में। कब हो जाती है? 1953 में इसकी खोज हो जाती है। कब? रोपड़ की खोज कब हो गई? 1953 में। और किसके द्वारा की जाती है इसकी खोज? आप कहेंगे सर रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा। अब कभी कभी ऑप्शन में यज्ञदत्त शर्मा ना लिखकर क्या लिखा रहता है? बाई डी शर्मा। बाई डी शर्मा यानी कि यज्ञदत्त शर्मा लिखा रहता है। कि रोपड़ भैया कौन सी नदी के किनारे पर खोजा गया था? तो रोपड़ खोजा गया है मेरे लाडलो पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर। कहां पर? सतलज नदी के किनारे पर। सतलज नदी के किनारे पर। कहां पर खोजा गया है? सतलज नदी के किनारे पर खोजा गया है। चलिए अब ये बताइए कि भैया ये सतलज नदी के किनारे पर खोजा गया कहां पर? पंजाब में। कहां पर खोजा गया ये? पंजाब में। तो किसी को कोई आपत्ति माय डियर? चलिए कि रोपड़ की खोज कब होती है? 1953 में। किसकी खोज हो जाती है? तो आप कहेंगे जी रोपड़ की खोज हो जाती है 1953 में। और कौन करते हैं? यज्ञदत्त शर्मा करते हैं। कौन सी नदी के किनारे पर? सतलज रिवर के किनारे पर। कहां पर? पंजाब में। कहां? पंजाब में। मैं इंपोर्टेंट ही कराता हुआ चलूंगा। फिर आता है जी राखी गढ़ी। क्या आता है? राखी गढ़ी, ठीक है। हम एक एक पेज को याद करते हुए चलेंगे। हम एक एक पेज को याद करते हुए चलेंगे कि भैया राखी गढ़ी की खोज कब होती है। तो आप कहेंगे भैया राखी गढ़ी की खोज हो जाती है जी, ये घग्गर नदी के किनारे पर खोजी गई। किसके किनारे पर? आप कहेंगे सर घग्गर नदी के किनारे पर इसको खोजा गया है। और इसकी खोज होती है 1963 में। कब होती है? 1963 में इसकी खोज हो जाती है। और कौन करते हैं इसकी खोज? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। बात आती है जी कि ये कहां पर खोजा गया, राखी गढ़ी कहां पर खोजा गया है? तो ये हरियाणा में खोजा गया। कहां पर? हरियाणा। आप कहेंगे सर ये कहां खोजा गया? हरियाणा। राखी गढ़ी के बारे में एक नोट आप लोग जरूर लिखिएगा। मैंने आपको बताया भी था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। आप कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सभ्यता का सबसे बड़ा, क्या कह सकते हैं आप? सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ा स्थल यानी कि बिगेस्ट। आप कहेंगे भैया बिगेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट लिखना है इसको, बिगेस्ट नहीं, लार्जेस्ट, ठीक है जी। लार्जेस्ट प्लेस जो खोजा गया है वो सबसे बड़ा, सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? वो था राखी गढ़ी। और राखी गढ़ी की खोज कब हुई थी? 1963 में। कब हो गई थी? 1963 में हो जाती है। ये चीजें भी आप लोग लिख लेंगे। अब खोज किसने की थी? तो आप कहेंगे अमरेंद्र नाथ ने। कब की थी भैया? अमरेंद्र नाथ ने तो भैया खुदाई करवाई थी। क्या करवाई थी जी? खुदाई करवाई थी। तो आप कहेंगे सर इसकी खुदाई किसने करवा दी? तो जल्दी जल्दी से बताइए
खुदाई कहते हैं, माइनिंग कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना कि माइनिंग किसके द्वारा की जाती है। माइनिंग, आप कहेंगे सर माइनिंग किसने करवाई थी, तो अमरेंद्र नाथ ने। किसने, अमरेंद्र। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जी, किसने करवाई थी। जल्दी से मुझे बताइए, कौन कौन भैया बता देंगे, चलिए जल्दी से बताइए कि अमरेंद्र नाथ किसने भैया। हाँ जी। अब यहाँ पर बात आएगी कि भैया इसकी खुदाई तो होती है। अब जो खुदाई होगी, ये खुदाई कब हुई थी रियल में, 1969 में। कब हुई है, 1969 में इसकी खुदाई होती है। और जिसका सारा श्रेय दिया जाता है सूरज भान को। किसको दिया जाता है जी, सूरज भान को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे, लेकिन सूरज भान को इसका पूरा पूरा श्रेय नहीं दिया गया। अमरेंद्र नाथ, अमरेंद्र नाथ जब आते हैं तो उन्हें, अमरेंद्र नाथ की अगर मैं बात कर लूं तो आप कहेंगे अमरेंद्र नाथ। इन्होंने जो खुदाई करवाई, ये करवाई 1997 में। कब, 1997 में इसकी खुदाई इनके द्वारा करवाई गई। जबकि यहां पर किसने करवाई थी, सूरज भान ने। किसने करवाई थी, सूरज भान ने। ठीक है जी। तो ये आप लोग याद रखना कि सूरज भान के द्वारा सर्वप्रथम खुदाई 1969 में करवाई गई है, और अमरेंद्र नाथ के द्वारा खुदाई 1997 में करवाई गई है। यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की, फिर हम चलेंगे महत्वपूर्ण फैक्ट, तथ्य या महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात करूंगा, कि जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल तो मैंने बता ही दिया था कि सर सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, समाज कैसा था, सोसाइटी कैसी थी। तो आप कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। माता ही परिवार का मुखिया होती थी। माता ही परिवार का मुखिया होती थी। ठीक है जी। कौन होती थी, माता ही परिवार का मुखिया होती थी। अब यहाँ पर बात होगी कि भैया माता, समाज कैसा था, मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक समाज था, यानी कि मैट्रियार्कल। ये मैंने शायद आपको कल भी बताया था ना, मैंने ये कल भी बताया था, सॉरी सैटरडे में। मैट्रियार्कल, आप कहेंगे मैट्रियार्कल का मतलब ये होता है कि परिवार का मुखिया कौन होती थी। मैं इसको लिख दूं कि परिवार का मुखिया कौन होती थी। परिवार का मुखिया किसे माना जाता था इस समय, तो परिवार का मुखिया, हेड ऑफ फैमिली किसे माना जाता था, हेड ऑफ फैमिली। आप कहेंगे हेड ऑफ फैमिली किसे माना जाता था, माता को। किसको, माता को। ठीक है जी। इसका मतलब ये हो जाता है मदर को परिवार का मुखिया माना जाता था। अब बात आती है कि भैया कि जो इसका आकार भी हमने पढ़ लिया था, लिपि क्या थी इसकी, लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट कैसी थी, क्या ABCD जैसे अजी अभी चलती हैं, और ये सारी जो चीजें चलती हैं, यहाँ पर क्या ये सच में पूछा गया था कि भैया ये बताओ कि महत्वपूर्ण लिपि कौन सी थी, ये पूछा गया प्रश्न है। आप कहेंगे भाव चित्रात्मक। आप कहेंगे भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का क्या मतलब होता है कि चित्र को देखकर समझना। चित्र को देखकर समझना, जिसको पिक्टोग्राफी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया, पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे पिक्टोग्राफी लिखेंगे। भाव चित्रात्मक, स्क्रिप्ट कैसी थी, भाव चित्रात्मक। इसको पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। इसको रीड नहीं किया गया, पढ़ा नहीं गया है। ये ऐसी लिपि है जिसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, ये पढ़ी नहीं गई है। चलिए, हाँ मैं दे दूंगा, जो मैं ये वाली पूरी PDF दूंगा मेरे लाडलो, ये सारी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन अब आप लोगों की चॉइस ये थी कि हाथ से पढ़ाओ, तो मैं हाथ से पढ़ा दूंगा, साथ में ये PDF भी मैं आपको दे दूंगा।
पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। अब देखो पिक्टोग्राफ का मतलब क्या, ये कैसे लिखी जाती थी, तो ये भैया जैसे अभी मैं लिख रहा हूं लेफ्ट टू राइट, लेकिन इसको कैसे लिखते थे, इसको लिखने का जो तरीका था, इसको लिखा कैसे जाता था, इसको लिखते थे उल्टा, दाएं से बाएं। इसको कैसे लिखा जाता है, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है जी। राइट टू लेफ्ट लिखते थे, इसको कैसे लिखते थे बेटा, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। ये कैसे लिखा जाता था मेरे भैया, राइट टू लेफ्ट इसको लिखते थे, ठीक है, लिखा जाता था। अभी हम कैसे लिख रहे हैं, अभी हम लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, लेकिन ये उर्दू की तरह लिखी जाती थी, ऐसे लिखना स्टार्ट करते थे और लेफ्ट तक ये जाती थी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम बात करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, खत्म कर लेते हैं। अब बात कर लेंगे यहां पर कि भैया ये बताओ, अब हम पढ़ेंगे वैदिक सिविलाइजेशन। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हम ये पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। अब आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों ने पहले वैदिक सभ्यता पढ़ रखा है, क्या आप लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ रखी है, नहीं पढ़ रखी है, मैं बताऊंगा आप लोगों को सारी चीजें, है ना। आप लोगों ने जब भैया कोर्स लिया है तो आप लोगों को सारी चीजें बताई जाएंगी। वैदिक सिविलाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। आकार मैंने बता दिया था कि भैया ट्राइएंगुलर था, क्या था, ट्राइएंगुलर, त्रिभुजाकार था, क्या त्रिभुजाकार था, क्या। चलिए हमने ये पढ़ना वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं कि वैदिक सभ्यता जो है ये किससे बना है, वैदिक शब्द से। जो वैदिक सभ्यता है ये वैदिक से बना है, किससे बना है जी, वैदिक शब्द से ये बना है, किससे बना है ये, वैदिक शब्द से। तो आप कहेंगे भैया ये वैदिक शब्द से बना है, किससे बना है, वैदिक शब्द से। तो आप कहेंगे ये किससे बना हुआ है, वैदिक वर्ड से बना हुआ है, वैदिक वर्ड से बना है, और इसका अर्थ हो जाता है ज्ञान। किससे बना है वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता वैदिक शब्द से बना है, किससे बना है, वैदिक शब्द से बना है, ठीक है जी। वैदिक सभ्यता वैदिक शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा भैया, आप कहेंगे इसका मीनिंग हो जाएगा ज्ञान। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, ज्ञान। अर्थ की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे वैदिक शब्द से क्या बना, वेद, वैदिक शब्द से बना वेद, क्या बना जी, वेद। और वेद का मतलब क्या है, वेद का मतलब क्या है, तो वेद का जो मतलब है वो क्या हो जाएगा, तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं, कभी आप फिर से कंफ्यूज हो जाएं कि भैया वेद का अर्थ क्या है, वेद का अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, आप कहेंगे जी ज्ञान। क्या होगा, ज्ञान। ज्ञान मतलब नॉलेज। नॉलेज क्या हो जाएगा भैया, नॉलेज। क्या इसको हम बोल सकते हैं, नॉलेज हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, नॉलेज हम इसको बोलेंगे। अब भैया आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक शब्द से क्या बना, वेद बना, वेद से क्या बना, वेद का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे वेद से बना वैदिक सभ्यता, और वेद का मतलब होता है नॉलेज, मतलब ज्ञान। क्या होता है जी, ज्ञान हो जाता है। अब बात आती है सर इस वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, इस वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, किसने बनाया था, तो आप कहेंगे सर इसके फाउंडर कौन हो जाएंगे, फाउंडर कह लें या इसके निर्माता मेकर्स कह लें, तो आप इसको फाउंडर ना लिखकर मेकर्स लिखिए कि किसके द्वारा ये सभ्यता बनाई गई थी। मेकर्स कौन थे, आर्य, कौन थे, आर्य। तो ये याद रखना कि आर्यों के द्वारा ही वैदिक सभ्यता बनाई गई है, कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, आर्य। अब बात आती है वैदिक सभ्यता किससे बना है, वैदिक शब्द से बना वेद, और वेद का सही मतलब होता है ज्ञान, वेद का सही मतलब क्या होता है, ज्ञान।
तो आप बताना भैया, वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। कौन थे? आर्य। आर्य किसके थे? वैदिक सभ्यता के। बताया तो था भैया, पशुपति। पशुपति की पूजा करते थे अमन यादव, ये तो सैटरडे में बात हो गई थी। चलिए, अब आर्यों की जो भाषा है, कि आर्य लोगों की जो भाषा थी या वैदिक सभ्यता की जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो क्या थी? आप कहेंगे भैया इनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। ठीक है, क्या थी इनकी भाषा? संस्कृत थी। आप कहेंगे कि भैया आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। संस्कृत किसकी भाषा थी? आर्यों की। आर्य भैया किसके निर्माता थे? वैदिक सभ्यता के। वैदिक शब्द से क्या बना है? तो वैदिक शब्द से भैया वेद बना। यानी कि वैदिक शब्द किससे बना है? वेद से। वैदिक शब्द से, यानी कि वैदिक सभ्यता के निर्माता हो गए आर्य, और इसका मतलब है जी नॉलेज। क्या है जी? नॉलेज। ठीक है, नॉलेज हम यहां पर पढ़ लेंगे, नॉलेज। चलिए, अब बात आती है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड कर दिया। जो इतिहासकार हैं उन्होंने वैदिक सभ्यता को, वैदिक कल्चर को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा है। एक तो पढ़ा ऋग्वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। किसमें? ऋग्वैदिक काल में और एक उत्तर वैदिक काल में। इसका जो पीरियड माना गया है वो माना है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। कहां तक? 600 ईसा पूर्व तक। इसका मतलब ईसा पूर्व है। और जो इतिहासकार हैं इस वैदिक सभ्यता को दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आप कहेंगे सर वैदिक संस्कृति को हम दो भागों में पढ़ेंगे। जो वैदिक संस्कृति है, जो वैदिक कल्चर है, इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। कितने पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं? वैदिक कल्चर को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे भैया? दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। आप कहेंगे कि इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। कौन कौन सा? एक होगा जी ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। आप कहेंगे भैया ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम क्या पढ़ेंगे? आप कहेंगे भैया इसको ऋग्वैदिक काल ही पढ़ा जाएगा। ऋग्वैदिक पीरियड इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, एक हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, कि उत्तर वैदिक काल जिसे पोस्ट वैदिक पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट वैदिक पीरियड। पोस्ट वैदिक पीरियड हम इसे बोलेंगे। और इसका काल कब से कब तक हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। तो फिर ये कब से कब तक है? इसको हम पढ़ेंगे 1500 बीसी से लेकर 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। कहां तक? 1000 बीसी तक। और ये 1000 बीसी से 1000 बीसी से लेकर हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल को 600 बीसी तक। ऋग्वैदिक काल को हम पढ़ेंगे भैया, ऋग्वैदिक काल को हम पढ़ेंगे कितने से कितने तक? तो आप लोग कहेंगे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। कब से कब तक पढ़ेंगे इसको हम? तो आप कहेंगे सर इसको हम पढ़ेंगे 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। 1000 बीसी तक। अब ऋग्वैदिक काल की चर्चा करते हैं पहले। ऋग्वैदिक काल जिसमें जिसमें हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ऋग्वेद को। चलिए, हम लोग सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बेटा देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लिखना पड़ेगा। आप लोग भली भांति जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको हिंदी नहीं आती होगी, वो इंग्लिश ही पढ़ना चाहेंगे। बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंग्लिश में नहीं चाहते, हिंदी हिंदी चाहते हैं। बीसी का मतलब मैंने पहली क्लास में बताया था, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाएं। ठीक है भैया। चलिए, तो अब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ लेते हैं। ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे कि भैया ऋग्वैदिक काल में हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेद को। किसको पढ़ने वाले हैं हम? यहां पर ऋग्वेद पढ़ने वाले हैं। ऋग्वेद
ठीक है। ऋग्वेद, ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा गया। कितने मंडल में बांटा गया है भैया? मंडल को इंग्लिश में मंडल ही लिखना, ठीक है। इसको कितने मंडल्स में बांटा गया? 10 मंडल में बांटा गया। कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे? तो ऋग्वेद में 10 मंडल थे। कि भैया इसमें 1028 सूक्त हैं। क्या है? 1028 सूक्त। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूक्त कितने हैं, तो आप कहेंगे 1028 सूक्त हैं। मंत्र कितने हैं जी? मंत्र या रचाएं इन्हें कह सकते हैं, रचाएं। इनको ऋचाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? ऋचाएं कितनी हैं? मंत्र कह लें, ऋचाएं कह लें, इसको मंत्र ही लिखते हैं। कि भैया ये बताइए कि इसमें मंत्र कितने थे? मंत्र जैसे श्लोक हो गए, मंत्र कितने हो जाएंगे? 10,500, 10,532 मंत्र हो जाएंगे। कितने? 5,000, 5,000 या 10,000, आप कहेंगे 10,532 मंत्र हो जाएंगे। अब ऋग्वेद में जो सबसे पुराने मंडल हैं वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सबसे पुराने मंडल हैं। ठीक है जी। अब बात आ जाती है, अच्छा इसको लेकर भी बड़ा मतभेद है। कहीं तो 10,492, कहीं 10,598, कहीं 10,564, जबकि हम लोग इसको 10,532 पढ़ लेंगे। किसी को कोई दिक्कत? कि भैया ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, इन 10 मंडल में सबसे पुराने मंडल कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे प्राचीन मंडल कौन से होंगे? प्राचीन मंडल। कि भैया प्राचीन मंडल का इसमें क्या हो जाएगा कि जो ओल्डेस्ट मंडल होंगे या एंशिएंट मंडल होंगे वो कौन कौन से हैं? एंशिएंट मंडल आप कहेंगे सर 2 से लेकर 7 तक। 2 से लेकर 7 तक। 2 से 7 का मतलब क्या? 2, 3, 4, 5, 6। चलिए बहुत बढ़िया। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं कि सर इसका मतलब क्या है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पुराने मंडल हैं, जबकि ऋग्वेद में जो नए मंडल जोड़े गए हैं, नए मंडल कौन कौन से जोड़े गए हैं जिन्हें बाद में जोड़ा गया है? न्यू मंडल कौन कौन से हो जाएंगे भैया? कि इसमें कौन कौन से नए मंडल हो जाएंगे? लूसेंट को भूल जाइए, अभी लूसेंट को यहां पर याद मत करिए, भूल जाइए। ठीक है। कि हम बात करेंगे भैया पहला और 10वां। इसमें हम कहेंगे कि फर्स्ट एवं 10th। इसका मतलब क्या होगा? एक एंड, यानी कि ये तो हो गए 2 से लेकर 7 तक, लेकिन इसका मतलब पहला और 10वां नए मंडल हैं। ठीक है। इनको बाद में जोड़ा गया है। इन्हें कब किया गया? बाद में एड ऑन किया गया है, बाद में जोड़ा गया, यानी कि एड ऑन किया गया। क्या किया गया? एड ऑन किया गया। ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं कि भैया ऋग्वेद संहिता की रचना कब होती है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद संहिता की रचना किसमें होती है? तो आप कहेंगे ऋग्वैदिक काल में ही ऋग्वेद संहिता की रचना होती है। किसकी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य बनेगा। ऋग्वेद संहिता की रचना, ऋग्वेद संहिता की रचना। ठीक है जी। ऋग्वेद संहिता की रचना ऋग्वैदिक काल में ही हुई है। किस में हुई है? ऋग्वैदिक काल में ही हुई है। हम यहां पर बात करेंगे। अभी मैं आपको याद भी कराऊंगा। जल्दी से बताइए कि वैदिक संस्कृति को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 भागों में। कि ऋग्वैदिक काल में
उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग चाहें तो लिख लेना, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्रिस्ट इसको लिख सकते हैं, क्राइस्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म से पहले, जन्म से पहले। ठीक है, हिंदी में इसे लिखते हैं ईसा पूर्व, हिंदी में इसे लिखते हैं ईसा पूर्व। ये मैंने शायद पहली क्लास में करा दिया था, ये मैंने पहली क्लास में ही आपको करा दिया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। अब ये सारी चीजें आप बताएं। ऋग्वेद संहिता की रचना ऋग्वैदिक काल में ही हुई है, कि जो ऋग्वेद संहिता है, ऋग्वेद है, इसके उपवेद हैं, ठीक है, इसकी रचना किस में हुई है? ऋग्वैदिक काल में ही हुई है। ठीक है, किसमें? ऋग्वैदिक काल में ही हुई है। आगे बात करते हैं। यहां तक आपने लिख लिया कि भैया कुल मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10। कुल सूक्त कितने हैं? 1028। कुल मंत्र कितने हैं? 10,532। कि भैया एंशियंट मंडल कौन कौन से हैं? 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 से लेकर 7 तक। नए मंडल कौन कौन से जोड़े गए? 10 और 1 और 10। बाद में किस किस को जोड़ा गया है? 1 को और 10 को, यानी कि 1 और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। यहां तक आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे। आप कहेंगे 8 और 9 नहीं आए हैं इसमें, क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि वो इनके बीच में जोड़ दिए गए थे। ठीक है, सबसे पहले ये थे, उसके बाद जो जोड़ा था वो 8 और 9 जोड़ा, और जो सबसे लास्ट में जुड़ा है वो 1 और 10 जोड़ा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने 8 और 9 नहीं लिखवाए। ठीक, सबसे पहला पूछा जाता है, सबसे बाद में पूछा जाता है, बीच वाला कभी नहीं पूछा जाता। अब बात करेंगे भैया जो आर्य हैं, आर्य सभ्यता, या हम कह सकते हैं वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सिविलाइजेशन कैसी सभ्यता थी? जल्दी से मुझे बताइए, वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन कैसी सभ्यता थी? कौन कौन भैया बताएंगे वैदिक सिविलाइजेशन कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन कैसी सभ्यता थी? जब हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? जल्दी से बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? जल्दी से प्लीज बता दो जी। बहुत बढ़िया, आप कहेंगे भैया पीडीएफ से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, पहले आप समझो। हाँ जी, एक कह रहा है रिकॉर्डेड क्लास है क्या? भैया आपके सामने खड़े हुए हैं हम, माय डियर। तो हमने पढ़ा, एक बच्चे ने आंसर दिया, अनमोल ने, ग्रामीण सभ्यता थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता, ये कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण। लेकिन मैंने अभी आपसे पूछा इंडस वैली सभ्यता कैसी थी, तो आप कहेंगे सर वो तो नगरीय सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ये कैसी सभ्यता थी? तो आप कहेंगे सर ये ग्रामीण सभ्यता थी, रूलर सिविलाइजेशन थी। इसको हम क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे भैया ये रूलर सिविलाइजेशन थी। कैसी सभ्यता थी? ये रूलर सिविलाइजेशन थी। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आप कहेंगे कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आप कहेंगे ग्रामीण। ऋग्वैदिक सभ्यता, तब भी आप क्या कहेंगे? ग्रामीण। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पूछ ले तो नगरीय सभ्यता थी, वो अर्बन सिविलाइजेशन थी, और ये रूरल सिविलाइजेशन है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे उनका जीवन कृषि पर आधारित था, कृषि पर आधारित था, पशुओं को चराने पर आधारित था। ठीक है, कैटल ग्रेजिंग पर आधारित था। किस पर आधारित था बेटा? तो आप कहेंगे सर कैटल ग्रेजिंग पर आधारित इनका जीवन था। आर्यों का जीवन पशु चराने से संबंधित था। बहुत बढ़िया, लाला राम कह रहे हैं सर, हाँ जी बहुत बढ़िया, नगरीय सभ्यता थी। हाँ जी बिल्कुल सब, हाँ आपको हैंड रिटन मिलेगी, आपको एक जो हमारी नोट्स बनाए जा रहे हैं वो आपको हैंड नोट भी मिलेंगे। ठीक है, मंडल का मतलब है कितने भागों में बांटा है ऋग्वेद को।
जिसको वैदिक सभ्यता में मंडल ही कहा गया है। कि भैया जो वैदिक सभ्यता के जो आर्य थे ना, इनके आर्य, ये जो आर्य थे, आर्यों का जीवन कैसा था, आर्यों का जीवन, इनकी जो लाइफ थी, ठीक है, आर्यों का जो जीवन था वो किस पर आधारित था, तो आप कहेंगे लाइफ ऑफ द आर्यंस। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं लाइफ ऑफ द आर्यंस। इनकी जो लाइफ थी वो कैसी थी, तो पशु चराने पर आधारित थी। किस पर, पशु चराने पर आधारित थी, पशु चराने पर आधारित थी, आधारित, ठीक है जी, आधारित। आप कहेंगे बेस्ड ऑन द कैटल ग्रेजिंग, आप कहेंगे भैया बेस्ड ऑन द कैटल ग्रेजिंग। कैटल ग्रेजिंग, ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा कि पशु चराने पर आधारित थी ग्रेजिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें कि जो आर्य लोग थे इनका जो जीवन था ये पशु चराने पर आधारित था। कैसे आधारित था, पशु चराने पर आधारित था। अब बात आ जाती है कि सर जो आर्य लोग आए थे, इनका ये आर्य आए कहाँ से थे, आर्यों को लेकर बड़ा विवाद है। जैसे मैक्स मूलर कहते हैं, मैक्स मूलर कहते हैं कि आर्य जो थे ये कहां से आए थे, तो आर्य भैया माइनर एशिया होते हुए भारत में आए थे। कहां से, भारत में कहां से आए थे, तो एशिया माइनर से होते हुए भारत पहुंच गए। एशिया माइनर मतलब ईरान से आए थे, ठीक है, यही लिखा हुआ है बोगज कोई अभिलेख में। दो अभिलेखों की मैं चर्चा करूंगा कि भैया जो आर्य हैं ये भारत कहां से आए थे, भारत में कहां से आए थे, भारत में कहां से आए। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कहां से आए, आपका एक क्वेश्चन है कि ये आर्यंस हैं ये भारत कहां से आए, तो आप क्या बताइएगा, आप कहेंगे आर्य लोग भारत में कहां से आए थे, तो आर्य भारत में आते हैं। इसको लेकर दो अभिलेख हैं, इसको लेकर दो अभिलेख हैं, दो इंस्क्रिप्शंस हैं। एक है बोगज कोई अभिलेख, कौन सा, बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख, ये क्या कहता है, बोगज कोई अभिलेख है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे भैया बोगज कोई, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है कि भैया जो बोगज कोई अभिलेख है ये क्या कहता है, बोगज कोई अभिलेख क्या कहता है, इनस्क्रिप्शन क्या कहता है, इनस्क्रिप्शन, इनस्क्रिप्शन। आप कहेंगे भैया जो बोगज कोई अभिलेख है ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये कहाँ से आए थे, ये कब का माना गया है, ये 1400 ईसा पूर्व का माना गया है। एक अभिलेख और है, एक अभिलेख और है जिसे कस्सी अभिलेख कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कस्सी अभिलेख कहा जाता है, कस्सी अभिलेख। ये क्या कहते हैं, अभिलेखों का मतलब होता है इतिहास का पुराना रिकॉर्ड, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर कस्सी इनस्क्रिप्शन। ये कब का है, ये 1600 ईसा पूर्व का है, ये 1600 ईसा पूर्व का है। और इन दोनों में क्या बताया गया है, इन दोनों में ही बताया है कि आर्य, ये जो आर्य हैं ये आर्य एशिया माइनर से आए थे, आर्य मध्य एशिया से भारत आए। कहाँ से, मध्य एशिया से भारत आए, मध्य एशिया यानी कि माइनर एशिया। आप कहेंगे सर मध्य एशिया से भारत आए, इंग्लिश वाले बच्चे इसको माइनर एशिया लिख लेना, भारत आए। और बेसिकली जो मध्य एशिया है इसे हम क्या कह सकते हैं कि सर ये ईरान से भारत आए थे। कहाँ से, ईरान से भारत आए, ईरान से भारत आए। आप कहेंगे ईरान से भारत आए। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आर्य लोग थे, जो वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, ये कहां से होते हुए भारत आए थे, तो आर्य मध्य एशिया से भारत आए, मतलब ईरान से अफगानिस्तान और फिर भारत में
प्रवेश कर लिया। तो ईरान से भारत आ गए। ऐसे दो अभिलेख मिले हैं। कौन कौन से अभिलेख मिले हैं? एक तो बोगज कोई अभिलेख है और एक कस्सी अभिलेख है। इन दोनों में ही कहा गया है कि ये कहां से होते हुए भारत आए। अब बात ये हमने पढ़ ली, इनके मूल स्थानों को लेकर बड़ी चर्चा है। जैसे कि मैक्स मूलर 1800 ये क्या कहता है, मैक्स मूलर ने सबसे पहले क्या किया, 1853 में सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले जो मैक्स मूलर है ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, तो आप लोग कहेंगे, आप कहेंगे भैया हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप कहेंगे 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किसने किया था? आर्य ने। चलो मैं यहां पर एक लिख देता हूं, एक पॉइंट लिखता हूं, आर्यों का मूल स्थान, का मूल स्थान, मूल स्थान। देखिए मूल स्थान की बात होगी कि आर्य कहां से आए थे। सबसे पहला जो माना गया तथ्य है, जो सर्टिफाइड है, वो ये है कि मैक्स मूलर क्या कहता है, मैक्स मूलर जो इतिहासकार है, मैक्स मूलर क्या कहता है, मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया। 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, आर्य शब्द का प्रयोग किया कि भैया आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैक्स मूलर ने कहा। और मैक्स मूलर ने कहा कि जो आर्य थे ये आर्य कहां से आए थे? तो भारत में मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य आए थे ये कहां से आए थे? एशिया माइनर से। कहां से? हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है सर बहुत, हाँ एक बच्चा कह रहा है कि सर बहुत डाउट है, प्लीज पूछिए, जल्दी पूछिए। वैसे डाउट हम लास्ट में पूछ लेंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आर्य लोग कहाँ से आए थे, तो आप कहेंगे सर मध्य एशिया से। कि मैक्स मूलर के अनुसार कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से। तो आप कहेंगे सर कहां से आए? मध्य एशिया से। ठीक है, एक इतिहासकार ये हो गए। एक दूसरे इतिहासकार की चर्चा करेंगे, कहां से आए थे? मैक्स मूलर ने कहा था ये तो आर्य से आ गए थे। कहां से? मध्य एशिया से। कहां से? चलिए बहुत बढ़िया। देखिए आर्यों को लेकर हम बात कर रहे हैं, आर्यों को लेकर जो आर्यों का मूल स्थान है, मैक्स मूलर जो इतिहासकार है वो कहता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए हैं। कहां से आए हैं? मध्य एशिया से भारत आए हैं। कहां से आए हैं भैया? आप कहोगे मध्य एशिया से। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक क्या कहते हैं कि आर्य कहां से आए थे? आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि जो आर्य लोग थे ये कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से? उत्तरी ध्रुव से। इन्होंने कहा उत्तरी ध्रुव से आए हैं, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल से आए हैं। कहां से? नॉर्थ पोल से। लेकिन इसको माना नहीं गया। सर्वमान्य जो सबसे ज्यादा मान्य तथ्य है वो यही है कि आर्य कहां से आए थे? एशिया माइनर से या मध्य एशिया से। एक और इतिहासकार की चर्चा कर लेते हैं, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं? दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि जो आर्य लोग हैं ये आर्य लोग कहां से आए थे? तो दयानंद सरस्वती कहते हैं कि आर्य लोग तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे? तिब्बत से। तिब्बत से आए थे। इनसे भी इतिहासकार मैच नहीं करते, वो कहते हैं नहीं जी ये तो गलत है, हम तो सबसे ज्यादा इसी को मानेंगे कि आर्य मैक्स मूलर के अनुसार ही मध्य एशिया से आए थे। चलिए एक दो इतिहासकार और लिख लेते हैं, जैसे कि गार्डन चाइल्ड कहता है। गार्डन चाइल्ड क्या कहता है? गार्डन चाइल्ड कहते हैं चाइल्ड। आप कहेंगे जी गार्डन चाइल्ड क्या कहता है? गार्डन चाइल्ड कहता है कि ये
दक्षिणी रूस से आए थे। कहां से? दक्षिणी रूस से भारत आए थे। दक्षिणी रूस, रूस यानी कि साउथ रसिया, साउथ रसिया। कहां से? साउथ रसिया से। ठीक है, लेकिन इसको भी नहीं माना गया, इसको भी नहीं माना गया। एक और इतिहासकार लिखवा देता हूं, पांचवें इतिहासकार के रूप में पढ़ेंगे गाइल्स को। किसको? गाइल्स। गाइल्स कहते हैं ये हंगरी से आए थे। गाइल्स, गाइल्स के अनुसार, गाइल्स ने कहा कि जो आर्य लोग हैं ये हंगरी से आए थे। कहां से? हंगरी से। लेकिन सबसे ज्यादा जो माना गया, सबसे ज्यादा जो समर्थन मिला वो किसको मिला? आर्य लोग मध्य एशिया से भारत आए, ये सबसे ज्यादा मान्य है, क्योंकि मैक्स मूलर ने 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया और इन्होंने ही कहा कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से भारत आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से भारत आए थे। आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिखना। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आए थे, नॉर्थ पोल से, लेकिन ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। दयानंद सरस्वती ने कहा कि तिब्बत से आए थे, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। गार्डन चाइल्ड कहता है दक्षिणी रूस से आए थे, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ। और भैया गाइल्स कहता है कि हंगरी से आए थे, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर सबसे ज्यादा एक्सेप्ट क्या किया गया? तो सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया गया कि मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है कि ये कहां से आए थे? माइनर एशिया से या मध्य एशिया से भारत आए। ठीक है, चलिए हम लोग यहां तक पढ़ लेते हैं, हम लोग यहां तक पढ़ लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि भैया हमें कैसे पता चला कि मध्य एशिया से ही आए थे, क्योंकि ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है? ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है? एक नोट यहां पर लिखना। क्यों माना गया कि मध्य एशिया से आए थे, ईरान होते हुए आए थे? क्योंकि ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताओ। ऋग्वेद की तुलना, तुलना, ऋग्वेद की तुलना किससे की गई है? ईरानी ग्रंथ से। किससे? ईरानी ग्रंथ से। ईरानी ग्रंथ, क्या नाम है जी उसका? अवेस्ता से। अवेस्ता से की गई। यानी कि कंपेयर किससे किया गया है ऋग्वेद को? कि भैया जो चीजें हमारे ऋग्वेद में लिखी हुई हैं, जो चीजें हमारे ऋग्वेद में लिखी हुई हैं, वही चीजें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता में भी लिखी हुई हैं। कि जो चीजें हमारे ऋग्वेद में लिखी हैं वही चीजें लगभग अवेस्ता में लिखी हुई हैं। इसलिए कहा गया कि जो आर्य लोग थे वो ईरान होते हुए ही भारत आए हैं, ईरान होते हुए ही भारत आए हैं। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली। आर्य का मतलब एक बच्चा पूछ रहा है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी कि सर्वश्रेष्ठ, कुलीन। अगर आप लोग इसका मतलब पूछ रहे हैं कि सर इसका अर्थ क्या है आर्य का, तो लिख लो, इसका मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है जी इसका? श्रेष्ठ। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन ऐसे भी आप लिख सकते हैं, श्रेष्ठ या कुलीन। कुलीन या श्रेष्ठ किसका मतलब है? आर्यों का। जैसे हम जब रामायण महाभारत देखते हैं तो उसमें कहा जाता है ना, आर्य पुत्र भगवान श्री राम, आर्य पुत्र लक्ष्मण हैं। आपने पढ़ा होगा, हे आर्य पुत्र अर्जुन, पढ़ा है ना? तो वो आर्य क्षत्रियों को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आर्य ये श्रेष्ठ या कुलीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पीडीएफ जैसी अभी आपकी क्लास खत्म होगी उसमें मिल जाएगा। हाँ जी, देखिए आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही सारी चीजें मैं करा रहा हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके वनडे एग्जाम में यूपीएससी को कवर किया जाए तो वो बहुत दिक्कत है। अब समस्या ये है कि जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो आप 12th करके आए हो, बहुत सारे बच्चे होंगे जो 12th करके भी आए होंगे, अगर वो उसको पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा वो समझ में ना भी आया हो। बी ऑनेस्ट भैया, मैं बहुत सच बोलता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने आपको ऐसा पढ़ा दिया होगा, याद हो गया होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। उनके लिए क्या करना है, तो इस पीडीएफ को एक बार आप लोग रिवाइज करना। हालांकि यहीं से मैं कल कंटिन्यू करूंगा। आप जितना हो सके इसको लिख लिख कर याद करना। जितना आप लोग लिख लिख कर याद करेंगे उतना ही आपको याद होगा। मैंने कल भी सैटरडे में भी कहा था, जब हम लिखते हैं तो मसल्स काम करते हैं और हमारा माइंड काम करता है। दो
स्रोत हैं, सोर्स हैं, वो काम कर रहे हैं, एक तो मसल्स एक माइंड, दोनों काम हो रहा है। लेकिन जब हम केवल पीडीएफ पढ़ते हैं तो केवल हमारा माइंड काम करता है, मसल्स काम नहीं करते, तो वो याद होने में भी समस्या होती है। क्या इतनी चीजें आप लोग लिख लेंगे? चलिए, तो आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि इनको एक बार फिर से पीडीएफ अभी पढ़ना, ठीक है, पीडीएफ पढ़ लेना। और यकीनन मैं आपको एडवांस में पीडीएफ देकर जाऊंगा, ये सारी पीडीएफ मैं एडवांस में देकर जाऊंगा आप लोगों को, और कल मैं इन्हीं पर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो मैं ये आज आपको एडवांस में देकर जाऊंगा पूरी पीडीएफ, ठीक है, ताकि आप जब कल क्लास में आए तो आपको एक बार पढ़ा हुआ होगा, और जब आप पढ़ेंगे पूरी चीजें तो फिर आपको आसानी से याद हो जाएंगी, फिर आपको आसानी से याद हो जाएंगी, पढ़ने में भी मजा आएगा, पढ़ने में भी आपको क्या आएगा? मजा आएगा, ठीक है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और जिनको कम समझ में आया वो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भैया इतिहास में थोड़ा सा ऐसे होता है, एक दो क्लासेस में आपको समझने में भी टाइम लगेगा, है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।